दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इस समय देश की और खासतौर से बिहार की जो राजनीति में नीतीश कुमार जो राजनीति रही है, वह इस तरह की चीज़ों में कहीं न कहीं दिखाई देती है कि वह इधर से उधर पाला बदलने में माहिर भी हैं और उनका शायद स्वतः मन भी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। तो तभी लगातार उनको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएँ इस तरह की रहती हैं कि कब वह किसका हाथ पकड़ लें, कब किसका हाथ छोड़ दें, यह सम उनके अलावा किसी को नहीं पता। और जो नीतीश कुमार की राजनीतिक अस्थिरता है, वह उसके क्या मायने हैं और क्या निहितार्थ हैं और आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? जिस तरह की चर्चाएँ इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हैं और क्या वास्तव में नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या इंडिया गठबंधन में ही वह रहेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन को स्वरूप देने में, उसको आकार देने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को जो तमाम तरह की चर्चाएँ इस समय हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, हालाँकि कोई पुष्टि नहीं है, किसी भी तरह की प्रामाणिकता उन बातों की नहीं है। लेकिन जिस तरह की खबरें चल रही हैं मीडिया के अंदर, वह बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आनंद वर्धन जी इस समय लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत से पहले मैं आनंद जी से करता हूँ कि आनंद जी आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की इस समय जो चर्चाएँ जिस तरह की चल रही हैं, लगातार यह कहा जा रहा है कि विधानसभा भंग हो सकती है या वह बीजेपी के साथ गठबंधन करके शपथ ग्रहण कर सकते हैं और ये भी एक कहा जा रहा है कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। तमाम तरह की जो चर्चाएँ वे निर्मूल हैं, इनका कोई आधार नहीं है। आखिर इस सबके पीछे है क्या जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार की राजनीति में इस समय वर्तमान में चल रहा है? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूँ जो मेरे पास सूचना है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि इस सारे इसको अफ़वाह कह लिए या सूचना कह लीजिए इसका बिना सिर पैर के है। मेरे हिसाब से ये सीरियस है और मोर और लेस मोर और लेस अ, क्योंकि मैं कल शाम तक मैं भी इस ओपिनियन का था कि चाहे कुछ हो जाए, नीतीश कुमार को वहाँ जाने से मिलेगा क्या? क्योंकि इस जी, जी। प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। अब जैसी खबरें आई हैं वो जो जो मुख्य बात थी और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये पिछले 1 डेढ़ महीने से चल रहा है। कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। पहली चीज़ स्पष्ट ये हो रही है कि नीतीश कुमार जी अपना पोस्ट लोकसभा इलेक्शन अपनी स्थिति को लेके थोड़ा असमंजस और ऊहा-पोह की स्थिति में है। सबसे पहले जैसा कहा जा रहा है देखिए ये तो हम सब लोग किसी से सुन के, किसी से बात करके ही है कोई नीतीश जी ने आके कोई आधिकारिक वक्तव्य तो नहीं दिया। अ, ऐसा कहा गया कि कल लालू जी की एक लड़की जो आचार्य है, मोहिनी आचार्य, उन्होंने वो कर दिया ट्वीट, बड़ा खराब ट्वीट किया, फिर नीतीश जी भड़क गए, तो उसको भड़क के उन्होंने फिर ट्वीट डिलीट किया। मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई कोई भी सर्वोच्च मतलब इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, इतने बड़े दल का अध्यक्ष, किसी के घर के ट्वीट से इस तरह की बातें करेगा कि वो छोड़ के चला जाएगा, ये कर देगा, ये सब वो है। ग्राउंड पे ज़रा कुछ चीज़ें समझ लीजिए मोटे तौर पे हुआ क्या है। ग्राउंड पे स्थिति ये है कि नीतीश जी अ, की तरफ से ये बार-बार प्रपोज़ल लालू जी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दिया जाए और लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव किया जाए। चीज़ें बिल्कुल साफ थी लालू जी को ये नहीं था कि किसी की समझ में नहीं आ रहा है। चीज़ें साफ ये थी, वो 2 तरह का प्रेशर नीतीश जी बनाना चाह रहे थे। पहला प्रेशर नीतीश जी ये बनाना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में इंडिया अलायंस में जो सीट का बँटवारा हो रहा है, उसपे मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि 17 सीट जनता दल यू लड़ेगी, 17 सीट आरजेडी लड़ेगी, 5 सीट कांग्रेस और 1 सीट सीपीआई-एमएल। इस तरह के एक गठबंधन की बात है। अब नीतीश जी को ये लगता है कि आरजेडी जिसके पास 0 सीट है, आज की तारीख पे उसके पास एक भी एमपी नहीं है, उसको 17 सीट दी जा रही है। जेडीयू जिसके पास 16 सीट है, उसको भी 17 सीट दी जा रही है। तो बदले में नीतीश जी को क्या मिल रहा है? तो नीतीश जी ऑन रिकॉर्ड हैं, जब वो एनडीए छोड़ के इधर आए, तो उन्होंने 2-4 वक्तव्यों में सार्वजनिक रूप से कहा था कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वो साफ-साफ कह चुके हैं। अब चक्कर ये है कि समय आ गया है, लोकसभा 2024 का इलेक्शन सर पे है, इंडिया अलायंस हारे या जीते, अगर ये महागठबंधन वहाँ रहता है,
तो उसके नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों। और कोई तेजस्वी यादव की ये माँग नाजायज़ है या आरजेडी इसको बिल्कुल गलत है और उसको नहीं मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए? उन 79 लोगों का आज उनके विधायक दल में 79 18 79 एमएलए हैं। जेडीयू के पास 42 हैं। मतलब करीब-करीब दुगने एमएलए होने के बाद भी तेजस्वी यादव में मैं इस वाली इनिंग की बात कर रहा हूँ, एक बार भी जी, ना जी। आरजेडी, ना लालू यादव, ना तेजस्वी यादव की तरफ से एक बयान भी ऐसा नहीं आया है, जहाँ पे वो इस तरह का कुछ दिखाएँ कि भई मैं बड़ी पार्टी हूँ। जो पिछली बार जो नीतीश कुमार जब छोड़ के गए थे, तो उनका सबसे बड़ा ये था कि भई तेजस्वी यादव जो है, उनके साथ काम करना मुश्किल है और वो कई-कई तरह की बातें कर रहे थे क्योंकि बड़ा दल होने की वजह से वो प्रेशर बनाते थे। अब इस बार क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार चाहते ये थे कि अगर विधानसभा का भी चुनाव साथ में हो रहा है, तो 42 एमएलए के साथ ये भी आधी सीट माँगेंगे। मतलब ये भी उतनी ही सीट लड़ना चाहेंगे जितनी आरजेडी लड़े। और ये लॉजिकल ठीक बात भी है। मतलब अगर मैं भी हूँ तो मुझे भी ठीक लगेगा। अगर आप 16 एमपी होने के बाद 17 सीट आपको मिलेगी, 0 एमपी वाले को 17 सीट मिलेगी, तो वही फ़ॉर्मूला विधानसभा के एमएलएज़ में भी लागू होगा। आपको भी जी, जो जी। भी उसका 243 एमएलए में आपको जो भी हो मतलब वहाँ 100-100 हो, बाकी गठबंधन के लिए छोड़ा जाए, तो फिर ये नहीं लालू कह सकते हैं कि भई मेरा एमएलए ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा लड़ूँगा, आप कम लड़िए। तो एक तो वो इसको कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि आज 43 एमएलए 42 एमएलए लेके वो किसी बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है। या तो जब तक आरजेडी चाहेगी तब तक चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं या बीजेपी में भी जाते हैं या बीजेपी में भी थे, जब तक बीजेपी चाहती थी तब तक वो चीफ मिनिस्टर थे। वो उससे बाहर उभरने की कोशिश में है। तो जब उनकी बात यहाँ नहीं बनी तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2 व्यक्ति हरवंश जी, जो मूल रूप से जनता दल यू के ही राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने जिस तरह से कलाबाजी खा के और उन्होंने मतलब हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे एज़ अ पर्सन, एज़ अ पत्रकार, बहुत अच्छे उनकी वो थी। लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो भी उन्होंने किया था, किसान आंदोलन के समय जिस तरह से किसान बिल पे उन्होंने पूरी मतलब पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जिस तरह से उस बिल को पास कराया था, उस जी। पाप के मुख्य मतलब मुख्य प्रणेता वो रहे थे, वो सबने देखा था। और उसके बाद माना गया था कि नीतीश जी बड़ा गुस्सा है नीतीश जी। लेकिन नीतीश जी लगातार हरिवंश जी के थ्रू बीजेपी के साथ संपर्क में थे। हरिवंश जी गए भी थे, वहाँ कहा गया नहीं-नहीं प्राइवेट वो है, मिलने गए हैं। और दूसरे एक व्यक्ति जो जिनका नाम है केसी त्यागी। केसी त्यागी जी दिल्ली रहते हैं और केसी त्यागी जी का आज किसी से भी पूछ लीजिए तो आज उनकी डोर ज़्यादा बीजेपी के नेताओं से जुड़ी हुई है बनिस्बत विपक्ष के नेताओं से। केसी त्यागी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं इंडिया अलायंस के लिए जो इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। केसी त्यागी लोकसभा का इलेक्शन 89 में हापुड़ से जीते थे एक बार, उसके बाद नहीं जीते थे। केसी त्यागी का जो राजनीति में जो उनका सबसे बड़ा काम था जिसकी वजह से वो राजनीति में लोगों ने उनको पहचाना, 1977 में जब जब जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और अ अ, हमारे मोरारजी देसाई और जगजीवन राम के बीच ये सब चल रहा था। टाइम नहीं है किसी और दिन उसको उस वक्तव्य को कहें। तो वो कुछ अ, ऐसी तस्वीरें कपिल मोहन एक वीआर मोहन के छोटे भाई हुए थे, उनके यहाँ से कुछ तस्वीरें चुराने में सफल हो गए थे, चोरी करके ले आए थे जिसमें आपत्तिजनक रूप में मतलब मैं उसको डिटेल नहीं जा रहा हूँ, जिसको है वो गूगल करेगा सारा कुछ मिल जाएगा। तो इनका जो नेम टू फेम था, मतलब इनका जो राजनैतिक पुण्य था, वो तस्वीरें चुराने का था और उसको चुरा के ला के जब दिए राजनारायण जी को, तो राजनारायण जी ने उस पे फिर सरकार गिरा दी थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये केसी त्यागी जिस ढंग से लगातार आपको आपको केसी त्यागी जब जब जनता दल यू इधर आया तो उनको हटा दिया गया। उनको जनरल सेक्रेटरी भी फिर उन्होंने मैन्यूवरिंग करके फिर अपने को स्पोक्स पर्सन बनवाया और मुझे एक बयान दिखा दीजिए, एक बयान दिखा दीजिए इस सेकंड इनिंग का जब केसी त्यागी ने ऐसा कुछ काम कहा हो जिससे इंडिया अलायंस का फायदा हुआ। वो लगातार ऐसा काम कर रहे थे जिससे बीजेपी का फायदा हो। तो केसी त्यागी और हरवंश जी के माध्यम से ये लगातार कोशिश चल रही थी कि कैसे हो। बीजेपी
के यहाँ भी उनकी यही डिमांड थी। उस डिमांड की 4-5 डिमांड थी कि वो जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दीजिए, स्पेशल पैकेज की बात कर दीजिए, कर्पूरी ठाकुर के 4-5 डिमांड थी। उसपे लेकिन सबसे प्रमुख डिमांड वहाँ पे भी यही थी कि विधानसभा इलेक्शन करवा दी। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने उनको काउंटर ऑफर ये दिया था कि हम आपको ये वादा करते हैं कि अगला 2025 में वहाँ के विधानसभा इलेक्शन होना है। 2025 विधानसभा इलेक्शन तक हम आप ही को चीफ मिनिस्टर रखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, आज वहाँ कुछ होना नहीं 26 जनवरी है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि कल और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 30 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार एंटर कर रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उसके पहले शायद विधानसभा भंग होने की बात करें। अब विधानसभा भंग होने में वो अलग पेच है क्योंकि स्पीकर जो है, उसका एक अहम रोल होगा। हालाँकि गवर्नर उनके हाथ में है, वो गवर्नर के पास जाके अगर गवर्नर कर देता है तो मतलब वो एक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो सारा कुछ ले-दे के यही हो रहा है कि मेरे लिए भी और इस तरह के अप्रत्याशित चीज़ें होती हैं। मैं अपनी बात बता दूँ और इसलिए मैं कह दूँ मुझे फिर उसके बाद कल मैं कहीं कर रहा था लोग जॉर्ज फर्नांडिस साहब मेरे नेता हुआ करते और हमके नेता ही नहीं वो हीरो हुआ करते थे। उस जनरेशन के जो मेरी और सुनील जी की जनरेशन है, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस अ, एक एक हीरो के रूप में हम लोग उनको मानते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई जब वो एनडीए में आके जब वो गोंधरा के नरसंहार को जस्टिफाई करने लगे, ग्राहम स्टेन्स के उसको करने लगे, उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई खत्म कर दी और एक देश का एक बड़ा नौजवान वर्ग जो जॉर्ज के लिए अगर जॉर्ज कह दें कि कुएं में खड़े यहाँ पे खड़े होके कूद जाओ तो वो कूदने को तैयार था, वो वर्ग उनसे दूर हो गया और जॉर्ज वो चीज नहीं की। नीतीश कुमार 18 वर्ष की जगह अगर 19 वर्ष चीफ मिनिस्टर रह लेते हैं, 20 रह लेते हैं, 21 रह लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब वो कुछ अचीव कर रहे हैं। 18 वर्ष के बाद वो प्लेटो है। जो भी ये कर रहे हैं, इसमें केसी त्या और चक्कर ये भी है कि आपके अगल-बगल कौन लोग रहते हैं, केसी त्यागी और इनका अहम रोल है। अब चीज़ें जब आप उल्टा देखिए तो बिल्कुल समझ में आ रही हैं। लल्लन सिंह को हटाना, कंट्रोल पार्टी का अपने हाथ में लेना संयोजक नहीं बनना, ये फॉल इन प्लेस हो रहा है। तो अगर ये जो भी हो रहा है, खराब है, इंडिया अलायंस के लिए भी खराब है, इसमें कोई ये कहे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खराब है, क्योंकि इंडिया अलायंस के लिए संभावनाएँ बहुत थी। 40 में से 1 सीट से इंडिया अलायंस शुरू कर रहा था बिहार में। आज इंडिया अलायंस के पास जब मतलब 2019 के हिसाब से 1 सीट थी, जी, जी। 16 सीट नीतीश जी की हो गई थी। उस हिसाब से खराब है, लेकिन चलिए ये तो पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल है। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पॉलिटिक्स का पार्ट है, लेकिन जिस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं, वह इंडिया गठबंधन के लिए तो वाक़ई में चुनौती और उनके लिए पैदा कर देंगी। मैं सुनील जी के पास आऊँ, सुनील जी आपको क्या लगता है जो वर्तमान का घटनाक्रम जैसे आनंद जी ने बड़े विस्तार से उसमें प्रकाश डाला। आपके दृष्टिकोण से मतलब क्या स्थिति इस समय वर्तमान में बिहार की राजनीति में दिखाई देती है? धन्यवाद प्रशांत जी। बिहार की स्थिति यह है कि जैसा कि आनंद जी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने अपनी प्रतिष्ठा को एकदम धूल-धूसरित कर दिया। एक तरफ बिहार की जनता ने एक गरीब परिवार के नेता कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न मिला तो लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उसी बिहार से नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान अर्जित किया था, एक सुशासन बाबू का नाम उनको मिला। मुझे नहीं पता, आनंद जी ने बहुत डिटेल में आपको समझाया, लेकिन हमको और आनंद जी को किसी को नहीं पता कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने स्थिति कर दी है, उन्होंने अपने प्रतिष्ठा, अपनी विश्वसनीयता, अपनी लोकप्रियता सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनका चुप रहना ये सबसे खतरनाक है। ऐसा तो नहीं जिन चीज़ों का हम और आप विश्लेषण कर रहे हैं उनको ना पता हो कि क्या चर्चा चल रही है समाज में। इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। नहीं जा रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जिन चीज़ों की बात हम लोग कर रहे हैं, जो सब उनकी जानकारी में था कि उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उनके पार्टी की स्थिति क्या है, कितने उनके सदस्य हैं। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ करके विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, इंडिया दल समूह बना। पहली सभा उन्होंने बुलाई, सबके साथ जाकर के उन्होंने मुलाकात की। तो हम लोग आज भी मैं अगर हम लोग सोचते हैं कि आखिर एनडीए में जा करके उनको मिलेगा क्या? क्या हो जाएँगे वो? मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गवर्नर उनको होना नहीं है और गवर्नर पद स्वीकार कर लेते हैं, तब तो मतलब कुछ बचता ही नहीं सोचने के लिए। बस राजनीतिक ताकत आपकी बनती नहीं है कोई, प्रधानमंत्री आप बन नहीं पाएँगे वहाँ, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं है,
क्या हो जाएँगे जाकर के? तो हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार जी क्या ले लेंगे? और यह लेकिन एक अजीब तरह की अविश्वसनीयता और एक अजीब तरह का अनिर्णय की स्थिति बिहार में बनी हुई है। यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जाना न तो उनके व्यक्तिगत हक में है और न उनकी पार्टी के हक में है। बिहार में बिहार की में जो जिस तरह के मतदाता उनके साथ हैं, उस तरह का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, चुनाव लड़ करके उन्होंने अपनी ताकत देख ली है। यह बिल्कुल इसमें कोई तरह नहीं है कि उनके जाने से इंडिया दल समूह का नुकसान होगा। लेकिन इंडिया दल समूह का सफाया हो जाएगा ऐसा नहीं है। इंडिया दल समूह लड़ेगा वहाँ और ठीक-ठाक तरीके से लड़ेगा। और अभी भी जो 9 दलों का गठबंधन है उसमें हमारे ख्याल से केवल नीतीश कुमार ही जाएँगे वहाँ से। बाकी जो दल समूह है उस समूह में कोई जाएगा नहीं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति नीतीश कुमार जी ने किया, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इंडिया दल समूह के बारे में एक परसेप्शन बनेगा कि एक अविश्वसनीय लोगों का एक संगठन है ये। यह सबसे बड़ा खतरा है। और इसकी एकता को लेकर के जो सवाल पैदा होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि सबसे विश्वसनीय व्यक्ति माना जा रहा था ना कि तमाम उस लोग उस समय भी कहते थे कि नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है। निजी तौर पर मैं अरविंद केजरीवाल को मानता था कि उनका कोई भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी को भी हम लोग कहते थे कि उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कम से कम ममता जी ने ये कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन हम इंडिया दल समूह के साथ हैं। देश के अन्य हिस्सों में हम इंडिया दल समूह के साथ हैं। गोया कि जिस तरीके से टीएमसी पश्चिम बंगाल के अलावा त्रिपुरा में चुनाव लड़ती है, असम में चुनाव लड़ती है, उत्तर पूर्व के राज्यों में चुनाव लड़ती है, वहाँ वो इंडिया दल समूह के साथ रहेगी, जैसा कि उन्होंने बयान दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो भूमिका आई, आज क्या स्थिति है क्या? मतलब मुझे तो ये भी लगता है कि जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा, अगर विधानसभा भंग होने की बात आएगी। कोई सदस्य, एक सदस्य विधानसभा का नहीं चाहता है कि पहले चुनाव हो जाए। नीतीश कुमार जी को छोड़ करके एक नेता नहीं चाहता वहाँ एमएलए कि चुनाव हो जाए दोबारा। अब किससे पूछ सकते हैं? क्योंकि चुनाव सामान्य नहीं रह गया है अब। चुनाव महँगा बहुत है। बीजेपी की जैसी पार्टी से चुनाव लड़ना सामान्य बात नहीं रह गई है। और पूरी ताकत लगाना, ये कोई अभी 1 साल बाकी है। ऐसा नहीं कि कोई 2 1 आध महीने की इसका समस्या है, 1 साल बाकी है, 1 साल से ज़्यादा समय बाकी है। तो उसमें कौन चुनाव चाहेगा? और तो मुझे मैंने और यह सबसे बड़ी शर्त उनकी थी अपने लिए। लेकिन क्या उससे वो राजनीतिक ताकत हासिल कर लेते हैं? मैं नहीं समझ पाता। कि एक तो बटी हुई राजनीतिक ताकत, अगर आप एक तरफ विधानसभा के चुनाव भी लड़ते हो और लोकसभा का भी चुनाव लड़ते बिहार में, और बीजेपी आपके सामने होती, तो कितना आप अपनी ऊर्जा को लगा पाते, कितने आप संसाधन लगा पाएंगे? ये सोचने वाला सवाल था। लेकिन अपने राजनीतिक जोड़ गणित के हिसाब से गोया कि आपकी जितनी भी सोच थी, वो सब कुछ आत्म केंद्रित थी। आप जो बातें कर रहे थे उसमें कोई तथ्य नहीं था। जो आप जाति जनगणना भी करा रहे थे और सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, उसमें उन समूहों का हित नहीं था, कुछ अपने लिए आप सोच रहे थे। ये सब कुछ किया दिया उन्होंने अभी तक। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। हालांकि मेरा अभी मतलब मैं चूंकि समझा नहीं पा रहा हूं अपने आप को, मेरे पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए मैं मानता हूं कि अभी भी वो रहेंगे इंडिया दल समूह के साथ। और हम संभवतः अगर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में सहमति बन जाती है कि विधानसभा भंग कर दिया जाए, तो वह इंडिया दल समूह के साथ बने रह सकते हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि आरजेडी भी इस बात पे तैयार हो गया है कि विधानसभा भंग कर दी जाए, कोई बात नहीं, आप इंडिया दल समूह के साथ रहिए। लेकिन जिस तरह का वातावरण उन्होंने बना दिया बिहार में और राष्ट्रीय पैमाने पर इंडिया दल समूह के लिए, वह नीतीश कुमार जी जैसे विश्वसनीय व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जाती। और वह उन्होंने अपने राजनीति के लिए भी, अपनी विश्वसनीयता के लिए भी, अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी तरह तरह के सवाल पैदा कर दिए लोगों के बीच में। हम आप कह सकते हैं कि अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो किसी को जरूरत है, बॉडी लैंग्वेज भी तो कुछ चीज होती है। जिस तरीके से गतिविधि आप कर रहे हैं और आपका रिएक्ट न करना। कल जो केसी त्यागी साहब ने कल दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि अभी तक इंडिया दल समूह के साथ है। अभी तक क्या होता है? अभी तक से क्या करना चाहते हैं आप? तो एक अजीब अविश्वसनीय माहौल बिहार में इस समय है। अस्थिरता की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति है।
जो निश्चित रूप से इंडिया दल समूह के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इंडिया दल समूह से भी ज़्यादा नीतीश कुमार जी के लिए अच्छा नहीं। नीतीश कुमार जी के लिए बहुत उचित जो इनकी कार्यशैली है इस समय दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी नहीं है। और ये बात कही गई थी, आप याद कीजिए आनंद जी ने बहुत सही उदाहरण दिया कि जब हरिवंश जी बहुत पहले कई महीने पहले मिले थे उनसे, तो यह बात बड़ी तेज़ी से फैली कि वह एनडीए में जा रहे हैं। उस समय इस बात को खारिज किया गया था कि भाई दोनों राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनका मिलना-जुलना कोई बहुत मायने नहीं रखता, उनकी पार्टी के तरफ का था कि इसमें कोई बात वो नहीं है। अभी 1 दिन पहले उन्होंने नीतीश कुमार जी ने पत्रकारों से कहा कि आप लोग तो रोज़ गठबंधन को तोड़ते रहते हैं। कब तक चलाएँगे आप लोग? इसको कहना आप लोग बंद कर दीजिए। ये उनके शब्द हैं। बाकायदे वो बोलते हुए दिखाई पड़े हैं। और इधर 2 दिनों से आप चुप्पी साधे हुए हैं। हम सभी लोग कहते थे, पूरे देश भर में होता था कि अकेले नेता नीतीश कुमार जी हैं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी का कोई दबाव नहीं हो सकता, कि उनके ऊपर इस तरह की कोई बात नहीं है। और जिसके ऊपर ईडी, आईडी का दबाव नहीं है, वह कम से कम भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आने वाला नहीं है। वो सबसे कमज़ोर साबित हो गया। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा। तो इनके इस राजनीति से निश्चित रूप से इंडिया दल समूह अगर वो जाते हैं छोड़ करके, लगभग जाएँगे ही जाएँगे। अब यह मानना कि वो रहेंगे बहुत केवल ये सोचना कि ऐसा होना चाहिए। अब यह अगर ये कहा जाए कि वो रहेंगे तो केवल ये माना जाए कि हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के सोचने से तो कुछ होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि कल तक जो आज जो माहौल आज हो सकता है गणतंत्र दिवस की वजह से वो ये निर्णय टल गया हो, लेकिन कल तक स्थितियाँ बदल जाएँगी। सरकार मैंने विधानसभा भंग होगी नहीं होगी, अभी ये तथ्य बचा हुआ है, एक प्रश्न बचा हुआ है कि क्या जनता दल यूनाइटेड इंटैक्ट बना रहेगा? विधानसभा भंग होने के नाम पर? या ये एक बड़ा सवाल है। तो हो सकता है कि कुछ परिस्थितियाँ आवें, क्योंकि विधायक विधानसभा भंग नहीं होने देना चाहते। और क्या ज़रूरी है कि विधानसभा भंग कर देंगे तो चुनाव हो ही जाएगा? जो सोच रहे हैं नीतीश कुमार जी। कई उपचुनाव हैं। पुणे संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव है। कई महीने हो गए, घोषणा तक नहीं हुई है, तो खैर अब तो होगी भी नहीं। तो बिहार की राजनीति एक अलग तरह के लोगों के सामने आ रही है। इससे बड़ा नुकसान इंडिया दल समूह को है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी के लिए है। नीतीश कुमार जी एनडीए में जाते हैं, तो आने वाले दिनों में किस रूप में वो याद किए जाएँगे, क्या लोग अपने लिए उत्तर गढ़ेंगे और कितना उसको लोग स्वीकार किया जाएगा, तो आने वाला समय बताएगा जब कुछ बोलते हैं तब। लेकिन किसी भी एक नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए जो कुछ भी को केंद्र में रख करके जो गतिविधियां चल रही हैं, वह कई बार चिंता पैदा करती है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नीतीश कुमार जिस जिस लेवल के लीडर रहे हैं, उनके प्रति इस तरह का अगर कन्फ्यूजन का माहौल बन रहा है, तो वह उनके लिए प्रतिष्ठा तो घातक पहुँचा ही रहा है। और हमारे साथ सिद्धार्थ कलंसी जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो सिद्धार्थ जी से पूरी चर्चा बिहार पे आप देख ही रहे हैं किस तरह से राजनीतिक गलियारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तरह की तमाम तरह की चर्चाएँ हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का जो रवैया है वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की खबरें उनको लेकर आ रही हैं, उस पे उनका किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, जिससे लगे कि उनकी का जो स्टैंड है वह किस साइड में है। हालाँकि इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है वर्तमान में, लेकिन जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियाँ एकदम बिहार में जिस तरह से करवट ले रही हैं, वो क्या दर्शाती है? क्या लगता है आपको आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं? देखिए प्रशांत जी, अभी तक जो भी बातें सामने निकल कर आई हैं, इनमें से कोई भी बात नीतीश कुमार के दल के किसी विश्वस्त नेता ने, उनके दल के किसी पदाधिकारी ने, जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल दल के किसी बड़े पदाधिकारी की तरफ से अभी तक नहीं पता चली है। ये सारी कुछ आज तो कयास ये भी है कि 28 जनवरी यानी कि परसों वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले कहीं मैंने देखा है। अब इन सब को लेकर अभी तक कोई भी बात नीतीश कुमार की तरफ से नहीं हुई है। नीतीश कुमार की ने अपनी तरफ से कोई बैठक हुई है उनके यहाँ। ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया गया, लेकिन ये भी सच है कि जब मैं इन खबरों को देख रहा था तो कुछ पुराना संस्करण 3-4 दिन पहले का मुझे पता चला। उसमें पहले से सम्राट चौधरी के जाने का कार्यक्रम था कि
मोदी का जो कार्यक्रम होना उस सिलसिले में बिहार के भाजपा नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन कल उसको टर्न ये दिया गया कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन को लेकर जो कुछ गतिविधियां चल रही उसको लेकर बुलाया गया है, जबकि सम्राट चौधरी का जाने का कार्यक्रम पहले से था। तो अभी तक ये तय नहीं है। और ये भी सच है कि देखिए नीतीश कुमार उस समाजवादी धड़े से आते हैं, जेपी आंदोलन की उपज हैं। आनंद वर्धन जी ज्यादा उनसे, यहाँ हम बैठे सारे लोगों में आनंद वर्धन जी ही सबसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि समाजवादियों की उस पीढ़ी के साथी हैं ये, जो इस समय राजनीति में सक्रिय है। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये कह पाना मुश्किल है। ये भी बहुत हद तक संभव है कि जितनी कुछ बातें हैं ये सारी की सारी बातें कपोल कल्पना साबित हों, इसकी संभावना है। और ये बात दूसरी तरफ ये भी तय है, देखिए बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने जब आरजेडी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद से आप देखें तो कद किसका बढ़ा है। निश्चित तौर पर तेजस्वी का कद बढ़ा है। तेजस्वी एक नेता के तौर पर बिहार में स्थापित हो गए हैं, सामाजिक न्याय के बड़े चेहरे बन चुके हैं तेजस्वी यादव, और परिपक्व राजनीति का परिचय भी देते रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार का ग्राफ निसंदेह है नीचे भी गया है। इंडिया गठबंधन को लेकर कवायद उनकी तरफ से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से एक निर्णय अनिच्छा का उन्होंने रवैया दिखाया, उसको लेकर नीतीश कुमार के संदर्भ में जो मंसूबे पाले गए, बहुत सारे लोगों ने पाले, हो सकता है मित्र होने के नाते आनंद वर्धन जी ने भी कुछ सोचा हो, लेकिन शायद वो सब चीजें जो है वो धराशायी हुई। तो मुझे लगता है कि देखिए नीतीश कुमार, सुनील जी सही कह रहे हैं, मुझे कम से कम उनसे इस अपरिपक्वता की उम्मीद नहीं दिखती थी, या अभी भी नहीं है, कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति को समाप्त करने का इस कदर अपनी राजनीति को समाप्त करने को आमादा हो जाएंगे। ये एक जरूर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज स्पष्ट कर दी, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना उसके लिए अभी फायदेमंद नहीं, ना वो कराना चाहते हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, उन्होंने तो बड़े तल्ख शब्दों में नीतीश कुमार के लिए क्या कह दिया। इससे भी ये स्पष्ट है कि या तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे स्तर पे ऐसी गोपनीय गुपचुप तरीके से डील हुई है जिसमें बिहार के किसी नेता को कहीं से, या जिन नेताओं के दम पर बिहार में अब तक भारतीय जनता पार्टी चलती रही है उनमें से किसी को विश्वास में नहीं लिया गया, भनक तक नहीं लगने दी। या तो ऐसा हुआ है, और या ऐसा कुछ कहीं धरातल पर है ही नहीं। ये सारी कुछ मीडिया में तमाम तरह की कयासबाजियां ट्वीटों के आधार पर। भाई रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बारे में बात कही जा रही है। भाई रोहिणी आचार्य, उनकी लोकस स्टैंडर्ड क्या है, कितनी गंभीरता से रोहिणी आचार्य की कही हुई बातों को लिया जाना चाहिए, तब जबकि सरकार में दो बड़े चेहरे के तौर पर लालू यादव के दोनों बेटे शामिल हैं। तो इसलिए हो सकता है कि ये बहुत सारी बातें इनमें से वो अभी हवाई ही साबित हों, और इस बात की भी संभावना है कि नीतीश कुमार ने कोई फैसला कर लिया हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा, कम से कम और किसी की राजनीति के लिए मुफीद साबित हो, लेकिन नीतीश कुमार के लिए नुकसानदायक साबित होने जा रहा है। नीतीश कुमार यदि ऐसा करते हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर करीब ये तय कर चुके होंगे कि शायद उनकी अंतिम पारी ये साबित होने जा रही है। हो सकता है कि नीतीश कुमार को कोई वीतराग का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गया हो, मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है नीतीश कुमार आगे अब राजनीति आगे बढ़ाने को लेकर इच्छुक न हो, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन जिस तरह की फितरत रही है, खास तौर पर जेपी आंदोलन से निकले हुए कुछ समाजवादी नेताओं को देखकर जो मैंने पाया है कि अभी भी नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर कह पाना कि ऐसा करने जा रहे हैं, ये किसी के लिए संभव नहीं है। वो क्या करने जा रहे हैं ये केवल वही जानते हैं। और बिहार के चुनाव में, बिहार के विधानसभा में टूट फूट की भी बात आज उसी, देखिए हर आदमी के अपने अपने कयास हैं। जी 8 से 11 विधायकों की जरूरत है, तो जीतन राम मांझी के संपर्क किया जा रहा है, तो लल्लन सिंह किस पार्टी से किस पार्टी की तरफ जा सकते हैं, और तमाम सारे ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे चीजें ये अटकलबाजियां कयास हैं। होने क्या जा रहा है ये नीतीश कुमार के अतिरिक्त शायद किसी को नहीं मालूम है। नीतीश कुमार के अतिरिक्त किसी को नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं
अभी भी ये मानने को मेरा दिल नहीं कहता है। परिस्थितियां भले ही किसी तरफ इशारा करें, मुझे ऐसा नहीं लगता है नीतीश कुमार से इस तरह के अपरिपक्वता वाले व्यवहार की उम्मीद, कम से कम राजनीति में। उनके लिए भूल जाइए वो समाजवादी वो विपक्षी खेमे में रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, उनके लिए उन क्रेडेंशियल्स का, उन चीजों का अगर महत्व हो या ना हो, लेकिन अपनी राजनीति का तो महत्व है। और अगर अपनी राजनीति को लेकर वो सचेत सजग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अपरिपक्व निर्णय नीतीश कुमार लेने जा रहे होंगे। जी प्रशांत जी। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कयासों का दौर है, लेकिन बात ये आती है नीतीश कुमार का जिस तरह से राजनीतिक उनका अगर देखें पूरी जो यात्रा रही है, उसमें कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं कि जब उन्होंने एकदम सबको आश्चर्यचकित करते हुए पाला बदल लिया है। मैं आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी, आपको क्या लगता है, जैसे सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति जिस तरह से लगता नहीं है कि अपरिपक्वता वाला वो ऐसा कोई डिसीजन करें, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर पाला बदलने की स्थिति में अगर आते हैं वो, तो उन्हें ऐसा कुछ फायदा होता दिखाई नहीं देता है। उसके बावजूद भी इस तरह की चर्चाओं को क्यों हवा दी जा रही है बिहार के अंदर? इससे मतलब क्या एक दिशा बिहार की राजनीति को क्या नई मिल रही है, या और बिहार की राजनीति में एक एक ऐसा कुछ पतन हम देख रहे हैं राजनीति का, जो बिहार एक उसका एक नया उदाहरण बन जाएगा? जी, मैं 2-3 चीज़ें इसलिए कहूँ कि भई मैं जैसे सिद्धार्थ जी को बहुत वर्षों से हम लोग जानते हैं। कल के दिन सिद्धार्थ जी कुछ ऐसा काम करने लगे कि ये यहाँ की जासूसी के कुछ ख खबरें भेजने लगे, तब भी मैं ऐसे शब्द नहीं यूज़ करूँगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश जी का जैसा सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। जी। लेकिन मैं 2 चीज़ें इसलिए बता दूँ, नीतीश जी के बारे में लालू जी ने बहुत पहले कहा था कि इनके पेट में दाँत है, और ये मैंने नहीं कहा है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पुराना था, और ये आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी नहीं बता सकता है कि नीतीश जी के मन में क्या है। मैं 2-3 उदाहरण इसलिए बता दूँ कि क्योंकि एक चीज़ है, वो अभी तक बोले तो नहीं है, लेकिन उनको वो जितना समझते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है नुकसान किसका हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एनडीए और इंडिया अलायंस में किसका नुकसान कर रहे हैं। मैं 2-3 उदाहरण दे दूँ, जब नीतीश जी ने ये क्यों किया, ये समझ में नहीं आया। पहला, आरसीपीएन सिंह जो एक बाराबंकी में डीएम थे और बेनी बाबू के एक वो थे, और उनकी केवल ये क्वालिफ़िकेशन थी कि वो कुर्मी थे और नीतीश जी कुर्मी थे, बेनू बाबू कुर्मी थे। इस कुर्मी के अलावा उनकी और कोई कॉमन क्वालिफ़िकेशन नहीं थी। नीतीश जी ने उनको जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष बना दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मे ये दूसरा उदाहरण एक मुझे वहाँ मिल रहे हैं, पंडियन साहब, जो नवीन पटनायक जिस तरह से पूरा अपना, और वो कहते हुए शर्म आएगी, मैं यहाँ पे वो कह नहीं सकता हूँ, उनके और नवीन पटनायक के बीच के जो संबंध रहे, क्यों दे रहे हैं, ये कोई भी गूगल कर ले, पता लग जाएगा। आरसीपीएन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, ये नीतीश कुमार इसको जीवन भर एक्सप्लेन करें तो किसी को समझाएँ कि भाई क्यों बनाया गया था। नीतीश कुमार अमित शाह से इतने क्लोज़ हैं कि अमित शाह के कहने पे प्रशांत किशोर को अपना, ये नीतीश कुमार का वक्तव्य है कि प्रशांत किशोर को उन्होंने अपने यहाँ इसलिए नियुक्त किया कि अमित शाह ने फ़ोन करके कहा कि इसको रख लीजिए। मैं 2 इसलिए बात बता दूँ जो समाजवादियों को हरदम अटकती है। जॉर्ज फर्नांडिस से पोस्ट एनडीए हम सब लोगों के बहुत मतलब हम लोगों के लिए धक्का था। हम लोगों के लिए था कि क्या हो गया? लेकिन ये सब होने के बाद भी नीतीश कुमार, जिनको नीतीश कुमार बनाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनका 2009 में नीतीश कुमार जी ने टिकट काट दिया। उनको टिकट नहीं दिया। ये याद रखिए। इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नीतीश कुमार क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपके जितने टिकट हो, मुज़फ्फरपुर अपनी सीट से टिकट माँग रहे थे। मुज़फ्फरपुर से पहले भी सांसद रहे थे। लेकिन आपने उनका टिकट काट दिया था। जॉर्ज जिस तरह से लड़े थे और जिस बेइज़्ज़ती के साथ वो हुआ था, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ। फिर उन्होंने वापस पाला बदला और उनको 1 डेढ़ 2 साल का जो एक राज्यसभा का टर्म बाकी था, उसके लिए कर दिया। मतलब ये मुझे आज भी नहीं समझ में आता है। शरद यादव के साथ जो उनका हुआ। अब मैं ज़रा आ जाऊँ, मैं अगर के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये अगर काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि मोर और लेस अ, जैसे सुनील जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, हम लोगों की इच्छा है कि ये ना हो। लेकिन अगर ये हो रहा है, तो 2-3 जगह दुःख की बात होगी। कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न देने पे हम सबने एक स्वर में कहा था कि बहुत देर में दिया गया, उनको ये रत्न हिंदुस्तान में बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का एक सामाजिक व्यवस्था और एक उसके लिए जो काम किया, उनको पहले मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये नीतीश चले जाते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि भारत रत्न का भी एक मूल्य था
और ये इस लेन-देन का एक इट वाज़ अ प्राइस। मुझे दुःख होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को अगर आप लेन-देन में ले आए हैं तो ठीक है। दूसरा, एक और चीज़ हो जाएगी, मैं अभी तक ये समझता था कि राजनैतिक बिचौलिए तो हर पार्टी को चाहिए। लेकिन बिचौलिए इतने बड़े हो जाएँगे, मैं बिचौलिया थोड़ा अच्छा टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मैं खराब टर्म नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उनको थोड़ा इज़्ज़त दे रहा हूँ। बिचौलियों का रोल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सफ़ेद खादी का कुर्ता-पजामा पहन के, वो पूरी देश की राजनीति को इस तरह से प्रभावित करेंगे जो देश के लिए खराब है, ये भी खराब बात है। मतलब ये खराब बात है। तीसरा मुझे ये लगता है कि जो जो लोगों का परसेप्शन है 2000 भाई अब नीतीश और बीजेपी साथ मिलके जब 40 में से 39 सीट एनडीए की थी, तो 2020 के इलेक्शन में 125 110 यही सीटें थी ना? जी। 125 एनडीए 110 ये 122 वाज़ द मैजिक फिगर और जिस समय जी। एआईएमआईएम ने 20 सीटों पे लड़के 5 सीट जीते थी और बाकी जगह खेल बिगाड़ा था। मैं उस पुरानी बात को सिर्फ इसलिए याद दिलाना चाह रहा हूँ कि कोई अ, तेजस्वी डिस्टेंट सेकंड नहीं थे। तेजस्वी आगे मतलब आरजेडी आगे दौड़ रही थी, उनको लंगड़ी लगा के पीछे गिराया गया था। एक ध्यान और रख लीजिएगा। अब कभी-कभी ये लगता है कि ममता बनर्जी का जो ऑब्जेक्शन था वो बिल्कुल ठीक था। भाई इसपे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ममता बनर्जी का था ना उनके संयोजक बनने पे। उनका एक तरह से वीटो लग गया था। 28 में से 27 दल ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दीजिए, इंक्लूडिंग कांग्रेस। लेकिन ममता बनर्जी इस पे थी कि नहीं ये नहीं बन सकते हैं। हम सब लोगों ने उस समय ऐसा हम लोगों को लगा था कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि मेरे पास ज़्यादा सीट होने के बाद मेरी ज़्यादा क्योंकि मैंने बीजेपी को हराया था। ये लोगों ने इसमें से किसी ने भी बीजेपी को अकेले दम पे किसी ने नहीं लाया है। मतलब अ, कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ दीजिए जिन्होंने हराया नहीं, उस पूरे 28 दलों में कोई भी ऐसा रीजनल पार्टी नहीं जिसने अपने दम पे बीजेपी को हराया हो। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया है, बीजेपी को नहीं हराया है। ममता बनर्जी को हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद उनके मन में ये सब चल रहा है। लेकिन अगर आज नीतीश चले जाते हैं, तो भई मैं भी म ममता बनर्जी को बहुत दूरदर्शी नेता मानूँगा। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर संयोजक होके वो जाते तो कितना नुकसान करते। अब आप उसको दूसरे ढंग से करिए, कि अगर वो संयोजक हो जाते और फिर चले जाते तो कितना नुकसान करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश की राजनीति के लिए अ, खराब है। ऐसा होना नहीं चाहिए। खास करके जो समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जो अ, लेफ्ट ऑफ द सेंटर की बात को करते हैं, उनके लिए खराब दिन होगा। लेकिन नीतीश कुमार से ऐसा नहीं होगा, ये भी असंभव नहीं। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई भी चीज़ ऐसी समझ नहीं आती कि नीतीश कुमार पे ऐसी कौन-सी मजबूरी है कि वे पाला बदलने की स्थिति में कहीं न कहीं जो चर्चाओं के आधार पर अगर माने, तो दिखाई देते हैं। तो मैं सुनील जी की बात सुन लीजिए जैसे कि आनंद जी ने कहा कि जो ममता बनर्जी का जो अगर हम देखें जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार की जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। क्या ममता बनर्जी नीतीश कुमार की राजनीति की जो एक इतिहास रहा है उसको देखते हुए समझ रही थी कि आने वाले समय में या उन्हें कुछ संकेत पहले से ऐसे कुछ थे जिसके आधार पर उन्होंने इस तरह की अपनी बातें कही और जो नीतीश कुमार की जो राजनीति है बिहार के अंदर और आखिरकार जैसा आप लोगों ने सभी ने कहा कि आखिर उन्हें क्या प्राप्त होगा एनडीए के साथ जाके बीजेपी के साथ जाके क्या व्यक्ति केंद्रित पार्टियां जो होती हैं जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी व्यक्ति केंद्रित है और केवल नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही पूरी जनता दल यूनाइटेड की राजनीति है तो ऐसे में अपने राजनीतिक आखिरी पड़ाव पर क्योंकि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि उनकी आखिरी पारी कहा जा रहा है उन्होंने खुद भी कहा था पिछले विधानसभा चुनाव में कि मेरी आखिरी ये विधानसभा चुनाव है ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी का जो भविष्य है उसको कहीं ताक पे तो नहीं रख रहे हैं। नहीं रख दिए हैं अब, इसमें अब कुछ बचा क्या है? या सिद्धार्थ जी ने कहा कि जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, वह किसी का अधिकृत बयान नहीं है, बिल्कुल सही है। जेडीयू ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जेडीयू ने कुछ भी नहीं कहा है। न जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो उसके बारे में कुछ कहा है और जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसका खंडन के लिए भी कुछ नहीं कहा है। ताज्जुब तो इसी बात को लेकर के है। जी जी भाई जो बात हमको सिद्धार्थ जी को, आनंद जी को पता चल रही है, क्या वो नीतीश कुमार जी को पता नहीं है? कितनी चर्चाएँ चल रही हैं? आप ठीक है, आप कुछ अब उसके बारे में हाँ ना कुछ तो बोलेंगे और म पॉलिटिक्स में एक बॉडी लैंग्वेज भी तो कोई चीज़ होती है। हर चीज़ कही थोड़ी जाती है। ये तथ्य है कि नीतीश कुमार ने अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए बिहार की राजनीति में बीजेपी से कभी दूरी नहीं बनाई।
शुरू के दौर की आप याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव उससे सीनियर नेता, उससे पहले विधानसभा के सदस्य हो गए थे, बाद में बने हैं। और लालू की राजनीति को कमजोर करने के लिए बीजेपी से समझौता करने में इन्होंने कभी विलंब नहीं किया। और अपनी राजनीति को आगे रखने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव को भी उन्होंने किनारे किया। शरद यादव को उन्होंने अध्यक्ष बनने नहीं दिया। शरद जी आगे चल करके उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, अलग पार्टी बना करके उन्हें वो करते रहे। और सबसे खराब बात ये हुई कि जब उनकी मृत्यु हुई है तो उसमें के माने सबसे कहा जाता है कि हम मृत्यु उपरांत सब कुछ भूल जाते हैं, उस परंपरा का भी उन्होंने पालन नहीं किया। लेकिन एक कद काठी आपने ऐसे बना रखी कि एक ऐसा आपने राजनीति का रखा कि भारतीय राजनीति में एक सामाजिक न्याय की राजनीति करने के पक्षधर आप हैं, लोगों ने माना। बिहार की राजनीति में जिस बिरादरी से आते हैं नीतीश कुमार जी, उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कर्पूरी ठाकुर की बिरादरी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां किसी समाज में नहीं है। लेकिन अपने सुशासन के नाम पर, इसके नाम पर लोगों ने नीतीश कुमार को स्वीकार किया। और सोचिए कि अगर आप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर से आप प्रेरणा लेते हैं, कौन सी प्रेरणा ले ली आपने? कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, और जिन लोगों के साथ उनका विरोध था, अगर विरोध था तो विरोध था, उन्होंने कभी उसको छिपाया भी नहीं। अपनी बातों को कहने के लिए उन्होंने कभी संकोच नहीं किया, अपने सिद्धांतों को आगे करने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने कभी संकोच नहीं किया। इसीलिए उनको जननायक कहा गया। जननायक होना कोई उपाधि नहीं है, ये कोई सरकार नहीं जननायक का तकमा देती है, जनता में आपकी कितनी स्वीकृति है। और अब अगर आप ये कहते हैं कि हम प्रेरणा उनसे ग्रहण करते हैं और हमने मांग किया था कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, तो जिन बातों के लिए आपने मांग किया था उसको अपने जीवन में लागू कर लीजिए। ये सही है, नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी दोनों एनडीए के सदस्य घटक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता जी भी मंत्री रही हैं, और यह भी उनके ऊपर पर भी आरोप लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को स्थान देने में ममता बनर्जी की भूमिका रही है, ये भी उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उनका भी था कि सब कुछ साफ साफ है। नीतीश कुमार जी के लिए, नीतीश कुमार मतलब आप सोचिए ना कि यह संदेह होना, जब लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी ममता बनर्जी के बारे में, उस समय सबके दिमाग में था कि विपक्ष को एकजुट लाने के लिए आपने अपने स्तर से पहल शुरू की, किसी ने कहा नहीं था आपको। विपक्ष के किसी दल ने आपको आवेदन पत्र नहीं दिया था कि साहब आप शुरू कीजिए। उन्होंने आप खुद पहल की, सभी नेताओं से आप मिले, विभिन्न राज्यों में गए, पहली बैठक आपने बुलाई, सब कुछ आप करते रहे, और उसके बाद आज ये स्थिति आ गई है कि यही नहीं हो रहा है कि आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप जो इंडिया दल समूह का एक राजनीतिक कार्यक्रम राहुल गांधी का चल रहा है, उसमें आप शामिल हो कि नहीं शामिल होंगे? यह जो उन्होंने अपने बारे में बना ली, इंडिया दल के समूह का तो नुकसान करेंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा अपना नुकसान कर लिया। अगर वो एनडीए में फिर जाते हैं और जो बात उनके बारे में पलटू राम की बात कही जाती है, कितनी बार आप पलटेंगे? मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता था, जब वो इन्होंने कहा कि हमारे उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे, उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बात है, उस समय उनकी पार्टी में विरोध हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा ने उनका विरोध किया, और इसी बयान पर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ के चले गए, जबकि संसदीय दल के या किस संसदीय बोर्ड के नेता थे वो। उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और कहा कि आप जो लवकुश समीकरण जिसके लिए जनता दल यूनाइटेड जाना जाता है, उसमें आप अनदेखी कर रहे हैं तेजस्वी का नाम आगे बढ़ा करके। तब भी आप चुप रहे, और हर जगह आप तेजस्वी को लेकर हर जगह जाते रहे, हर बैठक में आप गए तेजस्वी को लेकर के। तो एक धारणा बनी आपके बारे में, माने ये माना गया कि गैर भाजपा राजनीति के केंद्र में आप हैं, गैर भाजपा राजनीति के केंद्र आप में रह करके राजनीति करना चाहते हैं। ये स्थिति बनी। आज जो हालात बन गए हैं, आज तो ये खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बीजेपी और सभी दलों के विधायकों से कहा गया है कि वो पट्टा छोड़ के जाए नहीं। हो सकता है कि कल कुछ अलग राजनीति करवट ले। तो राजनीतिक परिवर्तन तो बिहार में साफ साफ दिख रहा है, और नीतीश कुमार जी की चुप्पी भी बताती है कि हालात किधर जा रहे हैं। ये जरूर है कि इंडिया दल समूह अब अगर उसको बिहार में संगठित रहना है तो उसको और बहुत गंभीर प्रयास करने होंगे, गंभीर पूरी मुस्तैदी के साथ खुल करके। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का कद और बढ़ जाएगा उस वर्ग में जो गैर भाजपा राजनीति का केंद्र है बिहार में। तेजस्वी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया,
अभी तक एक बयान नहीं सुनाई पड़ा उनकी तरफ से भी कि उन्होंने नीतीश कुमार जी की कोई बारे में बात कही या सरकार के बारे में बात कही। वो अभी भी सरकार के बारे में बात कर रही है। जो हमने कहा, आज भी जो उनका एक बयान सुनाई पड़ा, उसमें कहा कि जो हम लोगों ने कहा उसको हमने किया, और जिस बात पे हम राजनीति कर रहे हैं, जिस मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उस पे हम कायम हैं। और तेजस्वी यादव की जो स्वीकृति है, मुझे लगता है कि वो और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार का जाना इंडिया दल समूह के लिए एक तरह का नुकसान होगा, और भारतीय जनता पार्टी इसको बड़े पैमाने पर पूरे राष्ट्रव्यापी इसका इसका प्रसार करेगी, और भारतीय इंडिया दल समूह के विश्वसनीयता, एकता और संगठन पर सवाल खड़े करेगी। और ये वो जो एकता, विश्वसनीयता का जो परसेप्शन होगा, वो इंडिया दल समूह के लिए राष्ट्रव्यापी नुकसानदायक होगा। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो परसेप्शन बनेगा वह नुकसान कर सकता है इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को। और सिद्धार्थ जी सेक्शन में गाँव में शायद उनके नेटवर्क में इश्यू कुछ आ रहा है, वो जो बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं सुनील जी और आनंद जी आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि इंडिया गठबंधन की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, वह 30 तारीख को बिहार में आ रही है और एक रैली की बात की जा रही है। इसमें नीतीश कुमार की तरफ से मतलब ये भी पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उस रैली में मना कर दिया आने को। तो ऐसे में अगर जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के अंदर प्रवेश करेगी, तो जो वर्तमान घटनाक्रम है, उससे पहले नीतीश कुमार अगर पाला बदल लेते हैं, तो उसपे क्या आप असर देखते हैं? कितना नकारात्मक असर पड़ेगा, सकारात्मक असर पड़ेगा? किस तरह की आप प्रभाव को देखते हैं? आनंद जी। नहीं, नहीं, हम लोग शायद हम प्रश्न को हम अपने ढंग से आपको बता दें। भारत जोड़ो यात्रा अगर बिहार में एंटर करती है, उसका क्या असर पड़ेगा? मैं उस पे अलग बात होगी। नीतीश कुमार कहाँ जाते हैं, उसका क्या असर पड़ेगा, ये दोनों अलग-अलग 2 घटनाएँ हैं। ये 2 जी, जी, एक्शन जी। हैं, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ ये है कि जब भारत जोड़ो यात्रा बिहार, बंगाल कहीं पे भी एंटर कर रही है, और मैं उसको फिर से एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, उसको लाख मीडिया ये कहे कि यहाँ पे ममता जी नहीं आईं, यहाँ पे फलाना नहीं आया, यहाँ नीतीश जी नहीं आए, उन्होंने बोला नहीं, ममता जी, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा से चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, उसके अंदर आने से बीजेपी के वोट नहीं बढ़ रहे हैं, बीजेपी के वोट कम हो रहे हैं। अब वो 1 वोट कम होगा कि 1 लाख कम होगा कि 10 लाख कम होगा, ये हम और आप डिबेट कर सकते हैं। मैं कहूँ 1, आप कहें 10 लाख, सुनील जी कहें 1 लाख, लेकिन बीजेपी के वोट नहीं बढ़ रहे हैं। तो पहला तो भारत जोड़ो यात्रा बिहार में आ रही है, तो वो बीजेपी को डैमेज ही करने आ रही है। तो एक तो ये बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे हिसाब से जो अच्छा, और वो जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, वो उन इलाकों में, वो सीमांचल में आ रही है। वो किशनगंज और अररिया और उन इलाकों में आ रही है। उन इलाकों में एक चीज़ जान लीजिए, 2 सी वो जो 4 सीटें जिस जिस 4 जिले से जा रही है वो, उसमें से 2 जेडीयू हैं, एक एक कांग्रेस की सीट है, किशनगंज की तो कांग्रेसी की सीट है, जी, जी। 2 जेडीयू है और एक शायद आरजेडी है या बीजेपी, एक बीजेपी है। तो एक तरह से राहुल गांधी का तो काम आसान हो रहा है। अब वो उन इलाकों से गुज़र रहे हैं जो ऑपोज़िशन के इलाके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी आए या ना आए, जितना अभी तक अ, तेजस्वी यादव ने अपना जो जो परिपक्वता दिखाई है, 30 तारीख को राहुल गांधी जब वहाँ एंटर करेंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ पे तेजस्वी यादव आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और आज बिहार में बीजेपी के विपक्ष की धुरी शायद अब तेजस्वी यादव बनते जाएँगे, अगर नीतीश कुमार रहते हैं तब भी। मैं ये भी कह रहा हूँ। मैं सुनील जी, जी, जी। इस मतलब मैं इस उसके साथ बिना, जितना मेरा समझ है, लोगों का परसेप्शन होता है। आज नीतीश कुमार अगर रह भी जाते हैं, तो जो धुरी बनेंगे, वो तेजस्वी यादव बनेंगे। और 30 तारीख को मुझे इस पे कोई शंका नहीं है कि वहाँ पे तेजस्वी यादव तो नज़र आएँगे ही, जो पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस है। अगर नीतीश जी इंडिया अलायंस का पार्ट रहेंगे, तो नज़र आएँगे, इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं रहेंगे, तो वो अपनी मतलब, कोई आ रहा है आप ही की जड़ खोदने, तो उसमें काहे के लिए वो 2 फावड़ा वो भी चलाएँगे कि हमारी जड़ और खोदो। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं सुनील जी की बात करता हूँ, अंतिम प्रश्न यही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप किस दृष्टि से देखते हैं कि बिहार में जब उसकी एंट्री होगी, तो उसमें जैसे आनंद जी ने कहा तेजस्वी यादव निश्चित रूप से हो सकते हैं उसमें। और एक बड़ी लाइन खींची जा सकती है क्या बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया दल समूह का एक ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम है, जो इस सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी को और गंभीर बनाने की कोशिश है, और इंडिया दल समूह के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश भी है ये।
मेरा अपना मानना ये है कि बिहार में आने पर भी इंडिया दल समूह को कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अभी तक जो बातें आ रही हैं उसमें लग रहा है हो रहा है कि आरजेडी ने कन्फर्म कर दिया है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव वो सभा में मौजूद रहेंगे। ये हो सकता है कि जिस तारीख को वो उनकी शायद उनका 29 तारीख को वो शायद उनको ईडी ने बुलाया भी रखा है, शायद उनके पास सम्मन भी है। तो उसके वजह से कोई अवरोध पैदा होता हो तो अदरवाइज़ वो रहेंगे और आरजेडी के नेता रहेंगे वहाँ पर। आरजेडी के नहीं नेता रहते, वामपंथी नेता भी रहेंगे और अन्य जो दल समूह हैं, संभवतः उनके लोग भी रहेंगे उस कार्यक्रमों में और शिरकत करेंगे पूरी यात्रा के दौरान। जिन इलाकों से गुजर रही है उन इलाकों में आरजेडी और जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नुकसान हुआ था। कांग्रेस एक जो सीट जीती थी, कांग्रेस का जो असर वाला इलाका है उन इलाकों से गुजर रही है। और एक इंडिया दल समूह के राजनीतिक जो विमर्श हैं, उनको ज़्यादा मुझे लगता है कि उनको बल मिलेगा इससे। यह सही है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन विषयों को विमर्श में नहीं लाना चाहती और जिससे उसका नुकसान है, उस सभी विषयों को यह न्याय यात्रा सामने लाती है। इसलिए यह यात्रा महत्वपूर्ण है और बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों में और महाराष्ट्र भी अगर आप उसको जोड़ लीजिए, इन तीनों राज्यों में इसका राजनीतिक महत्व है इस यात्रा का। क्योंकि एक राजनीतिक कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी के विमर्श के विपरीत चल रही है और जनता से जुड़े हुए सवालों को सामने लाती है। इसलिए इस यात्रा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। या लोगों और जो गैर भाजपा मतदाता हैं, उनके बीच में यह संदेश देने में कामयाब है। अब तक जितने इसकी यात्रा अब तक जिन इलाकों से गुजर चुकी है, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने बड़े पैमाने पर समर्थन करेंगे, वहाँ जिस तरह का जन समर्थन दिखाई पड़ा, यह भी इस बात का संकेत है। और पश्चिम बंगाल में मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी जी के द्वारा उसमें शामिल न होने के बावजूद कल समझ में आएगा और कि क्या किस तरह का रिस्पांस है। लेकिन मुझे लगता है कि गैर भाजपा मतदाताओं के बीच में इस यात्रा का एक आकर्षण है और इंडिया दल समूह के कार्यकर्ताओं के बीच में भी जो दल गैर भाजपा राजनीति कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के बीच भी इस यात्रा का आकर्षण है, अब तक भी दिखाई पड़ा है। तो बिहार में भी नीतीश कुमार जी के चले जाने के बाद निश्चित रूप से हो सकता है कि राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल जो बिहार में पैदा हुआ है, उस विमर्श के बावजूद इस न्याय यात्रा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो गैर भाजपा वोट है, उस पर असर दिखाई देता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह से नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर अच्छी तरह से बड़ी व्याख्या की है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और बिहार की जो वर्तमान की राजनीति है, उसको समझने में भी ना आसानी मिलेगी। मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आनंद जी का, सुनील जी का और सिद्धार्थ जी का कि आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से पूरी आज राजनीतिक जो विषय है, राजनीतिक जो संदर्भ है आज के, उसको बड़ा विस्तृत आपने विश्लेषण किया है। आपका मैं पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।